नमस्कार। मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका सबसे प्यारा एनसी करंट अफेयर्स शो। करंट अफेयर्स के इस शो में एग्जामनगर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके सामने सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर्स 30 जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप देखें, सबसे पहला सवाल बिना टाइम व्यतीत किए हुए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? आपके सामने पहला सवाल है और इसमें आंसर दिए गए हैं महाराष्ट्र की सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और निम्न में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। आपको ये इस सवाल का आंसर देना है। सवाल को दोबारा से देख लीजिए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है, यानी जेल में ही पर्यटन की शुरुआत की है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र की सरकार। कुछ समय पहले ही आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने जेल पर्यटन कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की है और ये पुणे की येरवदा जेल में ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। आइए इसके वो ढंग से अपन देखते हैं, एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं कि मेंस के हिसाब से ये सवाल कैसा हो सकता था। तो मेंस के हिसाब से जेल पर्यटन की शुरुआत के ऊपर 150 शब्दों में अपना लेख लिखिए, 150 शब्दों में इसके ऊपर प्रकाश डालिए। हमारे सामने देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जेल टूरिज्म की नई योजना जो 26 जनवरी 2021 को शुरू की है। आपको ध्यान रखना है कि इस योजना को महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी को ही इसकी शुरुआत की है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पुणे की येरवदा जेल से जेल पर्यटन की शुरुआत की है। ये येरवदा जेल, आपको याद होगा कि मुंबई में जो हमला हुआ था और पाकिस्तान की जो आतंकवादी आए थे, उन्होंने जो अपना यहाँ ताज होटल पर जो हमला कर दिया था, उसके बाद उसमें एक आतंकवादी जिंदा बचा था, अजमल आमिर कसाब, और अजमल आमिर कसाब को इसी जेल के अंदर फांसी दी गई थी, पुणे की येरवदा जेल के अंदर ही। तो आपको ध्यान होगी और इसी जेल के अंदर ही जो है ये जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, महात्मा गांधी भी, बहुत जो चर्चित और जो बहुत प्रसिद्ध लोग रहे हैं स्वतंत्रता के समय भी, बाद में भी, उन लोगों को पुणे की येरवदा जेल के अंदर रखा गया है। आइए एक बार पुणे की येरवदा जेल के ऊपर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, पुणे की येरवदा जेल स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में काफी चर्चित रही है। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक लेख लिखने के आरोप में साबरमती आश्रम से गिरफ्तार करके येरवदा जेल के अंदर ही रखा गया था और 1932 में भी महात्मा गांधी को मुंबई से गिरफ्तार करके पुणे की येरवदा जेल के अंदर ही रखा गया था। ठीक है, अगला है कि जेल में गांधी जी ने फ्रॉम येरवदा मंदिर नामक पुस्तक भी लिखी थी। उन्होंने यहां मंदिर संज्ञा दी थी जेल को, ये आपको ध्यान रखना है। येरवदा जेल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मैंने आपको बताया था, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, वासुदेव बलवंत फड़के जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था और मुंबई हमले के दोषी आतंकी अजमल आमिर कसाब को भी इसी जेल के अंदर फांसी दी गई थी। आइए अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्न में से किस राज्य ने मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति 2020 का लोकार्पण किया है? असम, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स को पढ़ा है उन्हें बिल्कुल ध्यान है कि ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति 2020 का लोकार्पण कौन से स्टेट के अंदर हुआ है, कहां इनको इस नीति को शुरू किया गया है। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। और ये जो मैन्युफैक्चर्ड यानी कि निर्माण कार्य के अंदर सैंड नीति है 2020 की, इसको अपन देखते हैं। ये बजरी से संबंधित है कि राजस्थान में बजरी के दोहन पर पूर्णतः रोक है। आप सब लोग जानते हैं, जो राजस्थान के निवासी हैं वो भली भांति जानते हैं कि राजस्थान में बजरी के ऊपर जो है, बजरी के खनन के ऊपर रोक लगा दी गई है। तो ये जो डस्ट है, जो पत्थर की जो माइनिंग करके जो डस्ट बनाई जाती है, उस डस्ट के लिए ये नीति बनाई है कि पहाड़ों का जो कचरा है, पत्थरों का जो कचरा है, वो भी यहाँ काम में आ सके और नदियों का दोहन नहीं हो। नदियों का दोहन नहीं होगा तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी, पर्यावरण जो है वो यहाँ पे उसको फायदा मिलेगा और पर्यावरणीय जो घटक हैं, हमारा जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, ये वैसे के वैसे बचे रहेंगे।
तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति का लोकार्पण किया है। आइए, अगर मेंस के हिसाब से आपसे सवाल पूछा जाता कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति 2020 की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और 50 शब्दों में अगर ये प्रश्न पूछा जाता तो हम इसका आंसर क्या लिखते? आइए इस चीज को हम देखते हैं। मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति 2020। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति 2020 जारी की है। प्रदेश के विभिन्न निर्माण कार्यों में करीब 70 मिलियन टन बजरी की मांग है। देखिए, आप जानते ही हैं कि प्रत्येक शहर में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक गांव में, एक शहर में, कस्बे में, हर जगह निर्माण कार्य लगातार जारी हैं और ये निर्माण कार्य होते ही रहेंगे, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बजरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है मकान को बनाने के लिए। और राजस्थान में बजरी के खनन का बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है। इसमें कई बार जो प्रशासन के अधिकारी हैं, एसडीएम वगैरह, डिप्टी वगैरह, इनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई। जो इस तरह के पर्यावरण की जो बचाने वाले जो लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको खनन माफियाओं के द्वारा मारा भी गया है। तो ये राजस्थान की विधानसभा में इसके ऊपर जमकर हंगामा हुआ था। जब इससे पिछला जो विधानसभा का सेशन चला था उसमें खूब जमकर के इसमें हंगामा हुआ था और राजस्थान सरकार ने बजरी के खनन को पूर्णतः रोक दिया है ताकि नदियों के अंदर इस तरह का दोहन नहीं किया जा सके और नदियों को बचाया जा सके। राजस्थान में लगभग हाड़ौती का जो इलाका है वो पूरा का पूरा ही वहां से बजरी निकलती है और वहां से नदियां जो है वो नदियां बहती हैं। तो ये जो बजरी की जो मांग है, इसी को रिप्लेस करने के लिए, इस मांग को रिप्लेस करने के लिए राजस्थान सरकार इस तरह की नीति लेकर के आई है और इस नीति में ये बजरी की जगह पे डस्ट जो क्रेशर है उसको इस जगह पे काम में लिया जाएगा। आइए एक बार हम इसको और आसानी से देखते हैं कि वर्तमान में 20 एमसैंड इकाइयां चल रही हैं, जिससे एमसैंड का मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड इकाई, ठीक है, जिससे प्रतिदिन 20,000 टन एमसैंड का उत्पादन हो रहा है। मैन्युफैक्चर्ड जो माइनिंग है वहां से डस्ट का जो है उत्पादन हो रहा है, बनाया जा रहा है। इस नीति से नई इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। ये सरकार की जो नीति है वो नई इकाइयां खुलें ताकि बजरी पर लोगों की निर्भरता कम हो जाए और बजरी पर निर्भरता कम होगी तो डस्ट पर निर्भरता बढ़ जाए। उस बात के लिए सरकार इस तरह की योजना लेकर के आई है और इसमें जो इकाइयां खोलेंगे उनको सरकार उनको प्रोत्साहन देगी, उनकी स्थापना को प्रोत्साहन देगी ताकि क्रेशर अधिक से अधिक बन सके और जब क्रेशर बनेंगे तो बजरी पर से निर्भरता खत्म हो जाएगी और इससे जो पहाड़ी जो क्षेत्र है उनके अंदर जो वेस्ट है वो भी जो है उसकी समस्या का भी निजात इससे होगा। ठीक है, आइए इसकी और विशेषताएं देखते हैं। मैंने आपको बताया कि नदी की बजरी पर निर्भरता घट जाएगी, नदियों की जो बजरी है उस पर निर्भरता घटेगी, सस्ता विकल्प मिलेगा, बजरी से सस्ती मिलेगी, माइनिंग डस्ट जो है वो सस्ती मिलेगी। खानों के और बर्डन यानी कि खानों का जो मलबा है उसका भी एमसैंड में उपयोग कर लिया जाएगा और उससे पर्यावरण संरक्षण के अंदर मदद मिलेगी। अगला है कि एमसैंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत उनको राहत दी जाएगी, उनको लाभ दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक इकाइयां राजस्थान के अंदर स्थापित हो सके। ठीक है, एमसैंड इकाई के लिए अलग से मशीनरी स्टोन की प्लाट की नीलामी की जाएगी। जहां जहां पहाड़ी क्षेत्र है, जहां क्रेशर लगाए जा सकते हैं, वहां सरकार जो है इनको प्रोत्साहन देने के लिए और वहां पर इस तरह की जो प्लॉटिंग है उनकी सरकार नीलामी करेगी और उस नीलामी के तहत ये जो लोग जो लेंगे उनको कुछ रियायती दरों के ऊपर वो प्लाट भी दिए जाएंगे। ओवरबर्डन के लिए अलग से परमिट जारी किए जाएंगे। डीएमएफटी की राशि में उनको 100% छूट मिलेगी। अगला है कि निर्माण कार्यों में, सरकारी निर्माण कार्यों में 25 एमसैंड का उपयोग अनिवार्य होगा। यानी जो सरकार के जो निर्माण कार्य होंगे उसमें बजरी की जगह एमसैंड का उपयोग अनिवार्य करने की बात सरकार ने कही है ताकि ये जो लोग इकाइयां खोलेंगे, जो उद्योग खोलेंगे, इनको उसके अंदर प्रोत्साहन मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा तो वो जैसे उत्पादन होगा और उत्पादन की खपत होगी तो वो आसानी से बेच पाएंगे। शहरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी उपलब्धता के आधार पर उपयोग किया जा सकेगा। शहरों में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो भी इसके अंदर काम में लिया जा सकेगा ताकि पानी जो है उसका भी दोहन यहाँ कम हो सके और पानी को भी रीयूज में किया जा सके, रीयूज लिया जा सके। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने साहसिक खेलों यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्कीटिंग एवं पर्वतारोहण संस्थान ने शाखा खोल ली है? देखिए, साहसिक खेल, साहसिक खेलों की बात यह करता है कि जैसे साहसिक खेल जो पर्वतरोही जो होते हैं, पर्वतों पर चढ़ने वाले, इस तरह के साहसिक खेल हैं जहां जान के नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसे जो गेम हैं जो
बर्फ के ऊपर जो लोग स्केटिंग करते हैं, ऐसे जो गेम हैं ये सारे के सारे साहसिक खेलों के अंदर आते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो इसकी जो एकेडमी है, इसकी जो शाखा है, वो हाल ही में कहां खोली गई है, ये सवाल है, इसने आपसे पूछा है। सबसे पहला आंसर है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड। ये उधर के वही चारों जगह दी गई हैं। इसमें से राज्य 3 है और एक इसमें से केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इसका सही आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। देखिए इस तरीके से फोटो जो आपके सामने है, ये पर्वतरोही है, ये स्केटिंग कर रहे हैं बर्फ के अंदर, और ये बहुत साहसिक खेल है, जान का भी इसके अंदर नुकसान रहता है। आइए एक बार इसको देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में साहसिक खेलों यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्कीटिंग एवं पर्वतारोहण संस्थान ने कारगिल के नकटुल में शाखा खोली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए भारतीय स्कीटिंग और पर्वतारोहण संस्थान ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कहां अपनी संस्था खोली है या कहां अपनी शाखा खोली है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कारगिल के नकटुल में इसकी शाखा खोली गई है। अगला है कि इसका नाम क्या होगा, तो IISM कारगिल इसका नाम रखा गया है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि IISM कारगिल इसका नाम रखा गया है, इंटरनेशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि IISM इंटरनेशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी कारगिल के नकटुल में खोली गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला है कि यहां न केवल पर्वतारोहण, स्केटिंग, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग में रुचि रखने वालों को अभ्यास का मौका मिलेगा, बल्कि यहां 7 किस्म के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होंगे। ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी इसे डेवलप किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए कारगिल हिल जो काउंसलिंग है, जैसे अपने नगर परिषद की काउंसलिंग होती है, वहां जो कारगिल के क्षेत्र की जो काउंसलिंग है, वो कारगिल के क्षेत्र की काउंसलिंग इस केंद्र के लिए 25 एकड़ जमीन IISM कारगिल को मुहैया करवाएगी। कारगिल में पहली बार विंटर यानी कि सर्दियों के एडवेंचर स्पोर्ट्स में शामिल खेलों का आयोजन फिलहाल किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल पूछा गया है पद्म भूषण पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, आपसे यह सवाल पूछा गया है। तो देखिए इसके अंदर आपको सुमेलित बताना है। तरुण गोगोई जन सेवा में, असम के तरुण गोगोई हैं जिनको जन सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, ये बात सही है या गलत है, आपसे यह सवाल पूछा है। दूसरा, चंद्रशेखर काबरा साहित्यिक के क्षेत्र में, इनको कर्नाटक के हैं, इनको पुरस्कार दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार। सुदर्शन साहू कला ओडिशा और त्रिलोचन सिंह जनसेवा हरियाणा। ये सुदर्शन साहू जो हैं इन्हें कला का पुरस्कार नहीं दिया गया, कला का पुरस्कार चित्रा को दिया गया था। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो सुदर्शन साहू, यानी कि कला का जो पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ये कला का पुरस्कार सुदर्शन साहू को नहीं दिया गया, इसलिए इसके अंदर सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि कला का पुरस्कार सुदर्शन साहू को नहीं दिया गया, चित्रा को यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आइए हम देखते हैं पद्म अवार्ड 2021 की लिस्ट हम देखते हैं। देखिए हमारे सामने है कि कृष्णा नायर, शांत कुमारी चित्रा, इन्हें कला का पुरस्कार दिया गया और केरल की रहने वाली हैं। तरुण गोगोई जो हैं ये असम के मुख्यमंत्री थे और बहुत समय तक, लंबे समय तक ये असम के मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्हें मरणोपरांत जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, पद्म भूषण पुरस्कार। अगला है चंद्रशेखर काबरा, साहित्य के क्षेत्र में कर्नाटक के रहने वाले हैं, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश से ये अपना संबंध रखती हैं और जन सेवा में। और ये आपको बता दें कि इससे पहले जो लोकसभा थी, अभी जब ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इससे पहले सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष थी। नरेंद्र मोदी की सरकार जो पहली सरकार थी, यानी कि 2014 वाली जो सरकार थी, 14 से 19 वाली, उसमें सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष थी और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नरपेंद्र मिश्रा को भी प्रशासनिक सेवा का पुरस्कार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले हैं और प्रधानमंत्री के साथ भी इन्होंने काम किया है। अगले हैं रामविलास पासवान, जन सेवा का पुरस्कार दिया गया, बिहार से संबंध रखने वाले हैं
मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। रामविलास पासवान भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे, लोजपा से संबंध रखते थे और एनडीए के ये हिस्सा थे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख जो अलायंस है एनडीए, उसके अंदर ये हिस्से थे और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बिहार से अपना संबंध रखते थे और केंद्रीय खाद्य मंत्री थे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्री थे रामविलास पासवान, जिनके बेटे चिराग पासवान ने इस बार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बिहार के अंदर चुनाव लड़ा था। ठीक है, अगले हैं केशुभाई पटेल, गुजरात से संबंध रखते हैं, जनसेवा के अंदर इनका भी संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ था। अगले हैं कल्बे सदीक, ये इनको भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, आध्यात्म के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले हैं। अगला रजनीकांत देवीदास श्राफ, उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र के संबंध रखने वाले हैं और हरियाणा से आने वाले जनसेवा के क्षेत्र में तरलोचन सिंह को भी इसका पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही का चयन कीजिए। सबसे पहला है डीआरडीओ ने स्वदेश में निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दूसरा ऑप्शन है यह मिसाइल नई और आधुनिक क्षमताओं से युक्त है, इस कारण इसे आकाश एनजी यानी कि न्यू जनरेशन, एनजी का मतलब न्यू जनरेशन नाम दिया गया। और अगला बिंदु है आकाश का वजन 720 किलोग्राम है। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कूट सही होगा। आपको इसका कूट देखना है, ये आपके सामने ऑप्शन है, केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और केवल 1, 2 और 3 यानी कि सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीनों ही सही हैं। एनजी मिसाइल जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और 720 किलोग्राम इसका वजन है और ये जो है इसकी बहुत लंबे दूरी तक इसकी मारक क्षमता है। ये फोटोज मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसका जो प्रशिक्षण किया गया, उसकी सफल परीक्षण जो किया गया उसका ये फोटोग्राफ है, आपके सामने है। मेंस के हिसाब से एक बार इस सवाल को देखते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है आकाश एनजी मिसाइल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 85 शब्दों में आपसे सवाल अगर पूछता है तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इस बात को देखिए। सबसे पहला है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ये डीआरडीओ जो है वो डीआरडीओ भारत की जो फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके लिए डीआरडीओ विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों का आविष्कार करता है, नई तकनीकों पर काम करता है और उन्हें जो जितने भी आयुध के जो संबंधित जो चीजें होती हैं, बारूद, गोला, बंदूक और इस तरह की जो चीजें हैं, टैंक, तोप, गोले, ये मिसाइलें, इनका निर्माण जो है वो करना और उनको प्रोवाइड कराना, उत्पादन करना, भेजना, मॉनिटरिंग करना, वो सब डीआरडीओ के रिलेशन, डीआरडीओ से संबंधित काम होते हैं। ये अनुसंधान का काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है। इसने स्वदेश में निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आकाश एनजी है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आकाश एनजी मिसाइल, पहली बात तो सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, जल से थल में मार करने वाली, जल से हवा में मार करने वाली किस प्रकार की है, तो आप बताएंगे कि सतह से हवा में मार करने वाली है। ठीक है। दूसरा है कि जो आकाश एनजी मिसाइल है ये स्वदेशी है, हम किसी देश से इंपोर्टेड करके नहीं लाए हैं, ये हमारे देश ने डेवलप की। और आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने डेवलप की है, तो आपको ध्यान रखना है इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। अगला सवाल है कि यह मिसाइल नई और आधुनिक क्षमताओं से युक्त है, इसलिए इसे आकाश एनजी यानी न्यू जनरेशन का नाम दिया गया है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अगला है ओडिशा के चांदपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज LC-3 से यह परीक्षण किया गया। आपको परीक्षण की बात करें तो आप बताएंगे उड़ीसा के चांदपुर से इसका परीक्षण किया गया। यह एक बार में 10 लक्ष्यों को भेज सकती है। ठीक है, 10 लक्ष्य जो है उनको टारगेट कर सकती है, 10 लक्ष्यों को एक साथ ही मार सकती है और साथ ही सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों को भेजने में भी सक्षम है। सुपरसोनिक मिसाइलों का मतलब समझते हैं आप? सुपरसोनिक मिसाइल जो है वे होती हैं जिनकी आपने ध्वनि सुनी होगी। ध्वनि जो होती है, ध्वनि की जो गति होती है, उस ध्वनि की गति को जो मैक्सिमम जो गति होती है उस गति से भी ज्यादा ये जो चलती हैं, जो मिसाइलें जो चलती हैं, उनको सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, ये जो सुपरसोनिक मिसाइल ये भी डीआरडीओ ने इसको विकसित की थी और इनकी जो 80 डेसिबल से ज्यादा
की ये ध्वनि जो है उत्पन्न करती हैं। ये जो मिसाइलें होती हैं वो 80 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये सुपरसोनिक मिसाइलें होती हैं। तो ध्वनि की जो हवा में जो मैक्सिमम चाल होती है उससे भी ज्यादा इनकी चाल होती है सुपरसोनिक मिसाइलों की। ठीक है, अगला है कि इस सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने 2014 में और थल सेना ने 2015 में इस सिस्टम को शामिल कर लिया था। इसकी विशेषताओं की बात हम कर लें तो आकाश का वजन 720 किलोग्राम, व्यास 35 सेंटीमीटर और लंबाई 5.78 मीटर है। आकाश की गति 2.5 मेक है और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। मारक क्षमता की बात करें तो यहां से 70 किलोमीटर की दूरी तक इसकी मारक क्षमता है। क्रूज मिसाइल, हमलावर ड्रोन और फाइटर जेट से निपटने की क्षमता भी इसके अंदर है और 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजें। और आपको बहुत अच्छा कंटेंट हमने प्री मेंस के हिसाब से मैंने आपको उपलब्ध करवाया है, प्रत्येक छोटी से छोटी वनडे एग्जाम से लेकर के और जो यूपीएससी आरपीएससी से संबंधित भर्ती परीक्षाओं के लिए कंटेंट आपके बहुत काम आएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भेजें। सुबह 5:30 बजे आपको ये क्लास एक प्राइमर के रूप में रिकॉर्डेड लाइव आपको ये मिलेगी। आशा करता हूँ आपको यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।